तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते, दो लीनियर फैक्टर निकालते हैं जिससे एक्स की वैल्यू मिलती है, जिनको सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, जो प्रॉब्लम आपको सामने देख रहा है, जो क्वेश्चन देख रहा है, क्या है उसका स्टेटमेंट लिखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7। तो राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है 7। राइट ट्राइंगल का एल्टीट्यूड से आपका क्या मतलब होता है, क्या समझते हो? हाइट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अगर मान लो यहां पर ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो उसका एल्टीट्यूड होता है उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? और वो आपको कितना दिया हुआ है, 7 लेस देन इट्स बेस। तो इसका जो परपेंडिकुलर है बेस से कम है, कितना कम है, 7। तो ये हो गया उसका बेस। क्लियर हुआ ये चीज? अब अगर मान लो मैं बेस को ले लेता हूं x, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, x माइनस 7। सबको क्लियर हो गया ये चीज? तो ये हो गया x माइनस 7। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13। तो हाइपोटेनियस ये होता है हाइपोटेनियस, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 13। और क्या बोल रहा है, फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स से उसका मतलब है परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करो। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या करना है? ओके, अच्छा, ये इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ये थ्योरम लिख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलो ये लिखना चालू कर लेना। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल बी एक्स, so the perpendicular will be x minus 7। लिख लिया यहां तक सभी ने? अब लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करते सभी की। वैल्यूज पुट करेंगे तो p के प्लेस पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर के प्लेस पे x माइनस 7। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h के प्लेस पे कितना आएगा, 13। तो 13 स्क्वायर। सबको ये चीज क्लियर ना? इसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो यहां आएगा x स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49, माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू ये दोनों, तो कितना हो जाएगा, माइनस 14x। सबको क्लियर कैसे आ गया? ठीक है, इसके बाद आखिरी वाली टर्म में क्या लिखा है, प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में 13 का स्क्वायर क्या होता है, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाओ बस। बस इतने ही लोगों को पता है। ओके, हाँ बता तो आदित्य। नहीं, 169 याद रखना है सबको, सारे स्क्वायर्स। मैं एक बार और बोला था, जिस दिन भी लाइट गोल हुई ना, उस दिन मैं यही सारी चीजें पूछूंगा। ठीक है, सारे स्क्वायर्स और टेबल्स। तो ये होता है। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहां पर ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा दोनों का एडिशन, 2x स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म है माइनस 14x, ये भी आ जाएगा उसके बाद, माइनस 14x। ये वाला हो गया प्लस 49, और ये जो 169 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 169, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद 2x स्क्वायर एज इट इज,
ये हो गया -14x, इन दोनों का एडिशन कितना होगा? -120 इज इक्वल्स टू 0। गुड इवनिंग। अब इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन निकल सकता है कुछ? क्या कॉमन निकल सकता है? 2, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहां क्या बच जाएगा? 7x माइनस यहां क्या बच जाएगा? 60, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक सभी को? अब ये 2 उधर जाके क्या हो गया? 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? एक्स स्क्वायर -7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये बनी ओवरऑल एक्सप्रेशन। अब इसके बाद इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने जाओगे तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 है, तो मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा? कैसे डिसाइड करते हैं? a इंटू सी निकालते हैं, तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -60 है, तो कितना हो जाएगा? -60। अब 6 के फैक्टर लेंगे, ठीक है? तो 60 को डिवाइड करते हैं पहले 2 से, 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 सा, और 5 1 सा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें ऐसा कॉम्बो लो कि -7 आए। ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 10 और 6 का एडिशन सब्सट्रैक्शन, 10 प्लस 6 16, 10 माइनस 6 4, तो गलत कॉम्बो है, इस पे काम नहीं करेगा। और क्या ले? ये तीनों को एक साथ ले ले, 12 हो जाएगा, और ये अकेला क्या है? 5। 12 माइनस 5 कितना होता है? 7। मतलब ये किस में स्प्लिट होना है? 12 और 7 में होना है, ये तो डिसाइड हो गया। 12 और 5 में होना है, सॉरी। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? 12 नेगेटिव, क्योंकि क्या आना चाहिए? -7। वो तब आएगा जब 12 क्या होगा? नेगेटिव। समझ गया ना ये चीज? मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -12x और +5x में। ये वाला चीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लो स्प्लिट करने का, क्योंकि इसके इसी के क्वेश्चन आते भी हैं, और उसमें सबसे ज्यादा टाइम भी लग जाता है बच्चों का सोचने में कि किस में स्प्लिट होगा, तो टाइम वेस्ट करता है ये चीज, ठीक है? अब कॉमन निकलेगा, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? x। यहां से x निकला, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? जसदीप, जसदीप अलर्ट रहा, एकदम बता रहा हूं, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। सेकंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? +5। तो यहां पर क्या बच जाएगा? x माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 12। समझ में आई ये चीज? 5 से डिवाइड कर दो 60 को, जो बचा वो आएगा। अब ये x माइनस 12 दोनों में से कॉमन निकल गया, तो यहां क्या हो जाएगा? x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके 0 करो, एक बार इसको और एक बार इसको। तो x की एक वैल्यू क्या आएगी? 12, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? -5। अब x क्या था? तो अपने सॉल्यूशन का पहला लाइन देखो, x क्या था? बेस। और बेस एक लाइन सेगमेंट की लेंथ को आपने x लिया, वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। तो इसलिए x की ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। मतलब बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपने क्या लिया है? x माइनस 7। तो 12 माइनस 7 मतलब वो हो जाएगा 5। तो ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। दैट्स इट। जल्दी से बनाओ, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जिनका नहीं हुआ कुछ डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है? श्रेयांश, अभिमन्यु, प्रेक्षा, जयती, एक्नॉलेज करो। यस सर। ओके। यस सर।
और किसी को कुछ डाउट नहीं, आगे बढ़े। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जसदीप अभी छोड़ दे, अगले क्वेश्चन पे अलर्ट रहना, ठीक है? मैं तेरे से पूछने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दो सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है? जसदीप क्वेश्चन पढ़ एक बार, बाकी बच्चे भी ध्यान देना, मैं पूछूंगा क्या लिखा हुआ है, समझाना। हाँ, इन अ डे, ठीक है? तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। तो एक दिन में कुछ आइटम वो बना रही है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन। ठीक है, आगे पढ़ो। इसका क्या मतलब है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आइटम का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, दैट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो वो जो इंडस्ट्री है वो एक दिन में 5 आइटम बना रही है, तो एक आइटम की जो कॉस्ट होगी वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। क्या बोल रहा है? इट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मतलब 5 आइटम बना रही तो उसका ट्वाइस कितना होगा? 10। और उसमें 3 मोर देन बोल रहा है, मतलब कितना हो गया? 13। तो एक आइटम का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 13। कैसे निकाला? ट्वाइस, मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और +3 किया, क्योंकि 3 मोर देन लिखा हुआ है। सबको समझ में आई ये चीज? अगर आप 10 आइटम्स बना रहे हो तो एक आइटम की कॉस्ट कितनी होगी इसके अकॉर्डिंग? 10 आइटम्स बना रहे हैं तो एक आइटम की कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी? 23, क्योंकि आपने 10 इंटू 2 किया, फिर उसके बाद +3 कर दिया। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, जितने आइटम बना रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +1 +3 कर रहे हैं, जिससे हमको एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल रही है। क्लियर ये चीज? तो अगर मान लेते हैं कि एक्स आर्टिकल्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? 2x + 3, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। क्या ये समझ में है कैसे बनाइए? ठीक है, तो पहली 2 लाइन वही चीज समझा रही है कि कुछ आइटम प्रोड्यूस कर रहे, पता नहीं, तो उसको हमने मान लिया x। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो 2x + 3 होगा। क्वेश्चन यहां तक क्लियर? अब आगे लिखा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। इसका क्या मतलब है? उस दिन का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से क्या मतलब होता है? मान लो एक आइटम को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है 10 रुपए, 5 आइटम्स आपने प्रोड्यूस किए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 10 इंटू 5 मतलब कितना हो गया? 50, 50 रुपए। समझ में आई ये चीज? तो आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने आइटम बना रहे हैं और उसका एक आइटम का रेट कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ आइटम इंटू रेट ऑफ आइटम। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? x, और एक आइटम का रेट कितना है? 2x + 3। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 90 रुपीस। समझ में आया? तो ऐसे समझ के आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अब इसके बाद क्या बोल रहा है? देखो वही चीज बोला होगा, आर्टिकल कितने, कॉस्ट कितना है। तो ये लास्ट लाइन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब कि x, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि ये दोनों चीजें आपको निकालनी। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी x। Let the number of article produced
be x. So the cost of each article, so the cost of each article will be 2x plus 3. ठीक है, यहां तक हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमको पता चल रहा है कि टोटल कॉस्टिंग कितनी जा रही है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना जा रहा है, 90. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90. सभी को क्लियर हो गया ये चीज? अब मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ. तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर. अब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस 3x इज इक्वल्स टू ये क्या है, 90. ठीक है, अब ये 90 जाएगा इधर पे, तो कितना बन जाएगा ये, -90. चलो सॉल्व करते जाओ फटाफट, सिर्फ सुनना नहीं है, हाथ भी चलाते जाना है. ठीक है, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म. अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो किस में स्प्लिट होगा, थोड़ा सोच लेते हैं. तो a इंटू सी निकालते हैं. ABC वाला कंसेप्ट तो क्लियर है ना सबको. 2 इंटू -90 मतलब ये स्प्लिट होगा -180 में. ठीक है, अब -180 के हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर 180 के. तो 2 से डिवाइड होगा 90, यही आएगा. अब ऐसा पेयर हमको देखना है कि ऐड करने पे कितना है, +3. ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 15 और ये तीनों का हो जाएगा 12. ठीक है, मतलब 15 और 12 में ब्रेक होगा. अब क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, 15 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, क्योंकि +3 आना चाहिए. क्लियर सबको ये? तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. आगे सॉल्व करो और x की वैल्यूज निकालो, बताओ क्या क्या आ रही. आगे बन जाएगा ना. अब लोग इसके ऐसे जो कॉम्बिनेशन लेते हैं, इनको ऐड करने पे कितना है, +3 है. उधर प्लस में मैंने +3 लगाई तो ठीक भी इक्वल है. तो वहां पर पहले दिन का प्रोडक्ट कितना होता है, तो 12 के नीचे ये ऊपर कितना होता है, 15 और 12 का जो डिफरेंस होता है कितना होता है, प्लस. इसलिए मैंने +15 होता है. -2 क्योंकि 12 और 15 और -12 के डिफरेंस +3 है. 12 और 15 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना देगा, 27. तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना. अब -12 के साथ क्यों लगा, 15 के साथ क्यों नहीं लगा, तो ये क्वेश्चन है. तो उसका जवाब है कि वो जो 3 है वो क्या है, पॉजिटिव. इसलिए आपको बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना है. ठीक है, इसलिए -12 और +3. आगे बढ़ो. हाँ ठीक है.
एक 6 आ रहा होगा, दूसरा -15/2 आ रहा होगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएंगे 6, और उसको यहां रखोगे तो कॉस्ट पर आर्टिकल निकल जाए। दोनों लिख लो प्रॉपर आंसर में, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जिनका कुछ आंसर गलत आ रहा है एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो। यहां तक करने के बाद अब आप पेयर बनाओगे। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? एक्स कॉमन निकलेगा। टू कैसे निकल सकता है? टू नहीं निकल सकता ना कॉमन। ये दोनों टू, इसमें भी टू डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो सिर्फ एक्स निकलेगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 2x प्लस, यहां से x निकल गया तो क्या बच जाएगा? 15। समझ में आया ये चीज? यहां से क्या कॉमन निकलेगा? तो दोनों के पास माइनस है तो माइनस निकाल लिया कॉमन। अब ऐसा नंबर निकालेंगे जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो नंबर है 6। 6 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो -6 कॉमन निकलेगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 2, 6 2 12 होता है, और यहां पर बच जाएगा x। ये माइनस निकल चुका है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। 6 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 15 टाइम्स में जाएगा। और ये हमको पता ही है कि ये दोनों सेम आना चाहिए, तभी तो आगे वो पूरा कॉमन निकलता है। तो यहां पर अब आपके पास बच जाएगा 2x प्लस 15, ये कॉमन आ गया। तो इधर पे क्या बच जाएगा? x -6। तो दूसरा फैक्टर हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0। दोनों को एक एक करके 0 करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आएगी -15/2, जो कि गलत है, क्योंकि x नंबर ऑफ आइटम है, नेगेटिव नहीं हो सकते। और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो 6 आइटम्स प्रोड्यूस होंगे ऑन दैट डे। ठीक है। पर आइटम कॉस्ट निकालने के लिए x को यहां रखोगे। कितना आ रहा है पर आइटम कॉस्ट? 15। ठीक है, कंप्लीट करो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। किसी का बचा है क्या और? खत्म हो गया? अच्छा, ठीक है, ओके। ये हो गया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हटा दो इसको पूरा फिर मैं। हेडिंग डालना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है और हम अप्लाई करने वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। तो अब वो जो स्प्लिटिंग वाला रूल होता था ना, अब वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। और इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर ये चीज? तो ये फॉर्मूला क्या है पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। मान लो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा कि आप निकालोगे डी। यहां डी जो होता है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये एक्चुअली एक नंबर होता है। डी डिस्क्रिमिनेंट ये एक नंबर होता है जो ये बताता है कि जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो कैसी होंगी। एक्स की कितनी वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने पे? 2 वैल्यू आती है। वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी? दोनों एक जैसी होंगी, इक्वल होंगी, या दोनों अलग अलग होंगी, या और भी कोई चीज, वो सब हम डिस्कस करेंगे क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट वो डिसाइड करता है। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है ये फॉर्मूला यूज करके, b² - 4ac। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। ठीक है। ये निकालने के बाद हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और वो ये है: x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। और इससे हमको x की वो वैल्यूज मिल जाती हैं या फिर रूट्स मिल जाते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है। तो नोट डाउन कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है। और उसके बाद फिर ये सारी चीजें।
ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, इन्हीं चीजों को नोट डाउन करना अभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ये सारी चीजें। हो गया नोट सभी का? नोट कर लिया ना सबने? ठीक है। अब इधर पे ना, जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है, ये भी लगभग वही चीज है, बुक से मैंने कॉपी किया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। देखो डी की वैल्यू क्या होती है? डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है ना। ये वैल्यू को इस जगह पे रख दो तो यही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज हेडिंग डालना, नेचर ऑफ रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, पहले हेडिंग डालो नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट डिसाइड कौन करता है? नेचर ऑफ रूट डी डिसाइड करता है। इसको नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये वाली लाइन को मत लिखना, वही चीज रिपीट हो रही है। अब देखो सबसे पहला जो नेचर है, नेचर का मतलब क्या है? रूट्स कैसे होंगे ये डिसाइड करेगा। मैंने क्या बोला, कौन डिसाइड करता है? ये डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इसने क्या बोला है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल रूट्स मतलब रियल नंबर्स होंगे रूट्स, ठीक है। ये कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डी की। तो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आपके कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो फर्स्ट पॉइंट। इस चीज को नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। डी ग्रेटर देन 0, रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखो यहां पर ध्यान देना। सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है? ये वाली वैल्यू क्या? इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू मतलब इसका ये क्या होता है? डी होता है। तो जब डी इज इक्वल टू 0, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो रूट्स कैसे होंगे आपके? इक्वल एंड रियल रूट्स। तो d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल एंड रियल, टू इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है जब आपका d लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव आया तो ये कंडीशन, 0 आया तो ये कंडीशन, नेगेटिव आया तो ये, तो तीन ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो उस केस में क्या लिखा हुआ है? नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स आपके रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे मतलब कैसे होंगे? इमेजिनरी। रियल का अपोजिट क्या होता है? इमेजिनरी, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है, आपको ध्यान में रखना है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही, श्योर है, ठीक है। हटा दो इस चीज को फिर मैं, जो अभी स्लाइड है। अब मैं पूछ लेता हूं एक बार फॉर्मूले हटाने के बाद कि आप लोगों को याद होगा कि नहीं। कंडीशंस और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हटा दो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पूछता हूं, नेचर ऑफ रूट की कंडीशन क्या क्या? अभिनव बता, नेचर ऑफ रूट की कंडीशन। मैं एक बार बताऊं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं। अगर मैं पूछा नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो आप तीन टाइप का नेचर बोलोगे। पहली कंडीशन जब डी पॉजिटिव हो या 0 से बड़ा हो तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझ गए। जब डी इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। जब डी नेगेटिव हो या लेस देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। क्लियर ये चीज?
दूसरी चीज मैं फॉर्मूला पूछूंगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। याद रहेगा ये चीज? चलो ठीक है, अब पूछ लेता हूं। हाँ, सबसे पहले बताना आयुष, इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट की कंडीशन क्या है? नहीं, क्या कंडीशन है शौर्य? नहीं, हाँ, 0 ग्रेटर देन डी। डी इज लेस देन 0, डी नेगेटिव होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। आप नेगेटिव पॉजिटिव 0 बोल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, कनिष्का बताना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? अपॉन 2a, करेक्ट। हर्षित ये बताना रियल और इक्वल रूट की क्या कंडीशन है? d इज इक्वल टू 0। हाँ, मेरे को बताना कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट की क्या कंडीशन है? जसदीप, नीचे नहीं देखना है कॉपी में। d ग्रेटर देन 0 या d क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो कंडीशन समझ गए ना क्या है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं 4.3 एक्सरसाइज। तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? यहां पर लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद क्या लिखा है? इफ रियल रूट एग्जिस्ट। तो रियल रूट कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 या फिर 0 से बड़ा, मतलब कि पॉजिटिव। तो अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम। ठीक है, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना और अच्छे से समझना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने इससे कंपेयर किया। कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगी? ए बी सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +5। जसदीप लिखते हुए चलना है साथ में, ठीक है? सभी को बोल रहा हूं, लिखते हुए चलना साथ में। ए बी सी निकल गया। इसके बाद अब आगे क्या करेंगे? डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर रख देते हैं वैल्यू, ठीक है? तो बी की जगह पे क्या रखेंगे? -3, और इसका होल स्क्वायर है ना, मतलब माइनस का भी स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद आएगा -4, ए की जगह पे आएगा 2 और सी की जगह पे आएगा 5। क्या ये क्लियर सभी को? अब इसके बाद वैल्यू निकालते हैं। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? +9। इधर पे ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40। तो कितना बचेगा? -31, यही बचेगा। मतलब ये लेस देन 0 है, नेगेटिव आ गया, तो रियल रूट आएगा क्या? नहीं। तो ये क्या लिखोगे? लेस देन 0। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन में भी सभी को क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? प्रेक्षा, श्रेयांश, अभिमन्यु, जयती? यस सर। ओके, अभी जो बच्चे ऑनलाइन में, अब उनसे पूछूंगा, ठीक है? हाँ, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको? एबीसी आइडेंटिफाई करना है। बोलते जाओ एबीसी की वैल्यू। ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूं, बोलो जल्दी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3, करेक्ट, सी की वैल्यू 4, 4, करेक्ट। अब उसके बाद डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बताना क्या होगा? बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चों से ही पूछ रहा हूं, बताओ जल्दी। फॉर्मूला b² डिस्क्रिमिनेंट, -4ac, करेक्ट, b² -4ac। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो b के प्लेस पे आएगा ये वाला वैल्यू, -4√3 का होल स्क्वायर, -4। a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3,
और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा 4। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद अब देखो ये तीनों का स्क्वायरिंग करना है, ये ध्यान में रखना बच्चे, जब ऐसे टर्म्स आते हैं ना, रूट भी आ जाता है और बिना रूट वाला टर्म, तो स्क्वायरिंग में गलती कर दो। ध्यान देना, पहले माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, रूट 3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा भाई, 3 होगा ना, रूट और स्क्वायर जो है वो कट जाता है, ठीक है, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद बीच में यहां पर क्या है माइनस, इसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। हाँ, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 48 मतलब कि 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब रियल एंड इक्वल। क्लियर ये चीज सभी को, रियल है मतलब वो एग्जिस्ट, रियल रूट, तो अब उसको निकालना है, फाइंड देम। तो अब हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। तो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। समझ में आया ये चीज, ये फॉर्मूला है। अब डी हमने ऑलरेडी निकाल लिया, वो क्या है 0, और ये b और a की वैल्यू तो देखो यहां दी हुई थी, b की जगह पे ये आएगा, a की जगह पे ये आएगा, तो माइनस ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। क्लियर ये चीज कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4√3, 0 को छोड़ दो, अपॉन में क्या बच जाएगा 6। अब देखो ये किससे कटेगा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2√3 अपॉन 3। दैट्स इट, एक ही रूट मिला, एक ही रूट मिला ना, लेकिन कितने रूट मिलते हैं, 2 रूट मिलते हैं। तो यहां पर क्या बोला, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट्स यही होंगे। समझ गए ना ये चीज, ठीक है, सबको क्लियर हो गया क्या करना है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है क्वेश्चन, तो सबसे पहला काम ए बी सी निकालना। तो ए की वैल्यू जसदीप बोलते जा, ए है, क्या आएगा, तो बोलना एकदम लाउड और क्लियर, ए की, बी की वैल्यू बोल जल्दी, नहीं, हाँ सी की वैल्यू बोल जल्दी, +3, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है आराध्य, इसके बाद क्या करते हैं एबीसी निकालने के बाद, किसमें, डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होता है, डी का फॉर्मूला, हाँ इसमें पुट करते हैं, तो d इज इक्वल टू, बी की जगह पे क्या आ जाएगा -6। समझ में आ रहा है ये पूरा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 36, ठीक है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 24 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है +12। तो रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके बाद रूट निकालना स्टार्ट करते हैं, तो रूट निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला लिख दी, हाँ बोल। तो ये माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे, तो माइनस, फिर बी की जगह पे ये ब्रैकेट में -6 रखेंगे। समझ में आ गया ये, फिर उसके दिए प्लस माइनस √12,
फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, फिर x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, देखो यहाँ 2 का एक पेयर बनेगा, वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 4। एक बात बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया ना? एक बार देख लो, यहां तक क्लियर? 12 को मैंने 2 × 2 × 3 लिखा, फिर 2 का एक पेयर बाहर आ गया और अंदर बच गया √3। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक बात बताना मुझे, सारे बच्चे इधर सामने ध्यान दो, ठीक है? ये बताओ, ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं कट कर सकते, ठीक है? ऐसा क्यों नहीं कट कर सकते? क्योंकि ये अभी एडिशन में है, इस वजह से। अगर तुमको कट करना ही है तो आप एक काम करो, न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लो, तो दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है। अगर 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3, क्योंकि 2 × 3 = क्या होता है, 6। प्लस माइनस यहां से 2 निकला तो क्या बच जाएगा, √3, 2 बाहर निकल गया, डिवाइडेड बाय में क्या है, 4, अब कट सकता है। तो 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा 4। समझ में आया? अगर आपको काटना है टर्म्स को तो पहले कॉमन निकालना पड़ेगा फैक्टर, तब काटना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? या दूसरा एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या है, सेपरेट कर दो इसको, ऐसा लिख दो 6/4 प्लस माइनस 2√3/4। इस तरीके से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं। फिर सेपरेटली कट करो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, बट उससे बेटर ये वाली अप्रोच है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, अब इसको जब मैं फाइनली लिखूंगा तो क्या बच गया, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो प्लस माइनस लिखा है और जो बार बार आ रहा है, उसका मतलब क्या है? करेक्ट, करेक्ट। इसका मतलब है एक बार प्लस लेंगे तो पहला रूट मिलेगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा, क्योंकि हमको 2 रूट्स मिल रहे हैं ना। तो यहां पर जो 2 रूट्स होंगे, एक होगा 3 प्लस √3/2 और दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस √3/2। तो ये होंगे आपके 2 अलग अलग रूट्स। क्लियर हो गया सभी को पूरा? ओके, तो हमने तीनों तरह के क्वेश्चंस देख लिए। पहला जो क्वेश्चन था उसमें रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, सेकंड वाले में रूट एग्जिस्ट करते थे लेकिन इक्वल रूट थे, और थर्ड वाले में डिस्टिंक्ट रूट है। क्लियर हो गया सभी को? अब फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे। हटा दो इसको, मैं फोर्थ है कि नहीं है? नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की एक बार हेडिंग पढ़ो सभी के सभी। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करो, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की हेडिंग में। पहले आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, तो के निकालना है, रूट्स इक्वल है। ये 2 की फीचर, की पॉइंट हमको मिल गए यहां पर, ठीक है। अब रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो अब आप यहां पर क्या लिख दोगे, d इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट है बोल रहा है। समझ में आया ये चीज? आराध्य क्लियर है? अब d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। याद नहीं है तो याद कर लो, सुन सुन के याद हो जाना चाहिए क्लास में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। क्लियर यहां तक? अब b की वैल्यू क्या है, सोच समझ के बताना। b मतलब जो x का कोफिशिएंट होता है वो, और x के सामने क्या लिखा है, k। तो b की जगह पे क्या आएगा, k। तो ये हो जाएगा k, और यहां पर उसका स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, 2, और c की वैल्यू क्या है, 3। सबको क्लियर क्या किया मैंने? अब ये k² एज इट इज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये माइनस और इधर पे आ गया 24 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर सभी को ये? अब ये, हाँ, k² इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, +24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √24।
ठीक है, सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे मतलब आप इसको, और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। क्या रहा है? 2√6। पीछे आंसर देखो क्या लिखा है बुक में। नया एडिशन किसी के पास है तो चेक करना है, नया एडिशन से ये क्वेश्चन लिया मैंने। नहीं हमारा आंसर कितना है? ये √24 है ना। √24 को सिंप्लीफाई करके 2√6 लिख सकते हैं, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है? +-2√6। लेकिन हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? प्लस ले रहे हैं, जो कि गलत है। हमको यहां पर सामने में क्या लेना पड़ेगा? प्लस और माइनस दोनों। अब ऐसा क्यों लेते हैं, इसके पीछे रीजन, जैसे अगर मान लो x² = 4 आ रहा है, तो x हम क्या ले लेते हैं यहां पर? 2 ले देते हैं। लेकिन ये गलत है, x की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं होगी, +2 भी होगी और -2 भी होगी। क्यों? क्योंकि +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 मिलेगा। समझ में आई ये चीज? तो जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास आती है, तो x √4 जब लिख दोगे, तो यहां पर बाहर में क्या आना चाहिए? प्लस और माइनस। जैसे कुछ पूछना है पूछ लो अनम्यूट करके। सर ये b = 0 कैसे हुआ? d = 0 कैसे हुआ? ये वाला पॉइंट, यस सर। क्योंकि यहां लिखा है इक्वल रूट, और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0। नेचर ऑफ रूट्स जो मैंने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, बीच में अभी, वहां पर यस 3 सर। कंडीशंस थी, जिसमें एक कंडीशन ये थी। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये सबको क्लियर हुआ ना? प्लस माइनस क्यों लगेगा? तो जब भी आप रूट लोगे तो यहां पर प्लस माइनस लगाओगे। तो अब आपका आंसर क्या आ गया? k = +-√24। अब √24 को आप ऐसे भी कर सकते हो, रूट के अंदर क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 × 3। 24 के प्राइम फैक्टर निकाले, 2 2 4 2 8 3 24। अब 2 का एक पेयर बना और एक 2 बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा? +-2, रूट के अंदर में क्या बच गया? 2 3 6। तो ये आंसर होगा। सबको क्लियर हो गया ना कैसे करना है सॉल्व? अब सेकेंड पार्ट तुम लोग खुद से सॉल्व करो, मैं चेक करता हूं कॉपी में। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी सॉल्व करो, बन गया तो कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक दिखाना, ठीक है? सेकेंड पार्ट, एक स्टेप लगाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हिंट देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप के लिए आपको ना पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा ना, तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो kx इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? kx²। फिर kx 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2kx। फिर लास्ट वाला +6 एज इट इज। क्लियर? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा kx²। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -2kx, और लास्ट वाला +6 = 0। ठीक है? फिर उसके बाद वाला प्रोसेस तो आप कर ही लोगे। बी को रखेंगे ये पूरा बी होगा,
ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा सी। हाँ, d इज इक्वल टू 0 ये करके स्टार्ट किया होगा, फिर उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ, यहां तक आया क्या? इसके बाद प्रॉब्लम जा रही है क्या? इसके बाद कैसे करोगे सॉल्व? नहीं, इसके बाद इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकलेगा? 4k। 4k अगर कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बचेगा? k माइनस 6। समझ में आया ना कैसे बचा k माइनस 6? कनिष्का देखो, यहां से 4k निकल गया तो एक k बचेगा ना, k स्क्वायर है, यहां पर बीच में माइनस है, यहां से k निकल चुका है, और 24 को 4 से डिवाइड करो तो क्या बचेगा? 6। समझ में आया? इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब मैंने आपको पिछले बार भी बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? 0। ये कब मिलेगा? जब दोनों में कोई एक क्या होगा? 0। तो दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे। एक बार 4k को इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार k माइनस 6 को इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? 6, और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/4 मतलब कि 0। समझ में आया? तो k की ये दोनों वैल्यू सही है या कोई एक वैल्यू? यहां तो दोनों सही थी, यहां पर बताओ दोनों सही होगी या कोई एक? कौन सी एक सही है? 6 की 0? 6 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब k की जगह 0 डाल दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जब k की जगह 0 डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और तुमको क्या मिल जाएगा? 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 और 0 इक्वल थोड़ी ना होते हैं, इसलिए k इज इक्वल टू 6 ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर सभी को ये चीज? ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यही एंड करते हैं, लेकिन 2 पॉइंट सुन लो ध्यान से। पहला तो ये कि अगली क्लास में आप लोगों का सेम टाइम पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेस्ट होगा। सिर्फ 3 बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट देंगे जो उस समय एब्सेंट थे, 1 2 और तीसरा कौन था? नहीं, हर्षित ना? हाँ, तुम तीनों। बाकी सबका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का टेस्ट होगा सेम टाइम पे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स अच्छे से कर लेना। ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है? ऑनलाइन में जो बच्चे टेस्ट अपीयर करना चाहेंगे वो मुझे उस समय ग्रुप में व्हाट्सएप कर देना, मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा। लेकिन जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन है बस वही ऑनलाइन देंगे, बाकी लोगों का मैं कंसीडर नहीं करूंगा ऑनलाइन। ठीक है? ओके। हाँ, कुछ बोलना है? प्रेक्षा बोलो। सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा? हाँ, एनसीईआरटी से ही रहेगा क्वेश्चन। यस सर।